Hello, my name is Ashish Sharma from Amplitude Classes Jaipur, and in this lecture we are going to discuss how to find transistor is in active region or saturation region. How to find transistor is in active region और सैचुरेशन रीजन। मतलब आपका क्वेश्चन ये आएगा कि पता लगाओ कि जो आपको ट्रांजिस्टर दिया गया है ये एक्टिव रीजन में है या सैचुरेशन रीजन में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से अपन जो है ट्रांजिस्टर के एनालिसिस करना स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। यहाँ से थोड़ी थोड़ी अपन जो है KCL KVL का यूज करते हुए अपन यहाँ से ट्रांजिस्टर को सोल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो, अपने को पता ये करना है कि ट्रांजिस्टर जो है एक्टिव रीजन में है, सैचुरेशन रीजन में है। तो मैं आपको 3 मेथड बताऊंगा, एक ही चीज करने के 3 मेथड। आपकी चॉइस है, आप कौन सा जो आपको अच्छा लगता है आप उसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं। तो पहले मेथड 1 की बात कर रहा हूं मैं। मेथड 1 के अंदर स्टेप 1, सपोज ट्रांजिस्टर इज इन सैचुरेशन रीजन। क्या मान लो कि ट्रांजिस्टर किस रीजन में है, सैचुरेशन रीजन में ही है। तो आपको सैचुरेशन के 2 स्टैंडर्ड वैल्यू यूज करने हैं। कौन कौन से? जब भी आप सर्किट एनालिसिस करोगे तो VCE सैचुरेशन 0.2 या 0.3 वोल्ट, है ना। या तो क्वेश्चन में दिया जाएगा या आप इन दोनों में से कोई भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू यूज कर सकते हो। और दूसरा VBE सैचुरेशन, ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि आपको ये याद कर लेना है। यहाँ लिख लो। ये मानने के बाद यूज, ये एक्सप्रेशन आपको यूज करनी है। यूज क्या नहीं करना है, डोंट यूज IC इक्वल टू बीटा AB। ये रिलेशन होता है ना, बीटा करंट गेन होता है, ये होता है IC अपॉन IB, कलेक्टर करंट अपॉन बेस करंट, ठीक है। तो IC इक्वल टू बीटा AB ड्यूरिंग बेस इमीटर लूप एनालिसिस। मतलब जब आप बेस इमीटर लूप, यानी कि जो मैं बताऊंगा बेस इमीटर लूप, हालांकि आपको भी पता है बेस और इमीटर के बीच का जो जंक्शन से जो लूप बनेगा उसके अंदर जब आप एनालिसिस करो तो ये रिजल्ट यूज नहीं करना है। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, स्टेप 2, यूज KVL इन बेस इमीटर, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, है ना, बेस इमीटर लूप एंड फाइंड बेस करंट। क्या निकालो? बेस करंट निकालो एंड नेम इट IB1। क्या कह दो इसको? IB1 कह दो, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं स्टेप 3 की। इसके अंदर क्या करना है, सोल्व कलेक्टर इमीटर लूप, ठीक है। कलेक्टर इमीटर लूप सोल्व करना है और इसके अंदर अपने को VCE सैचुरेशन की वैल्यू यूज करेंगे। तो यहां से भी अपन क्या निकालेंगे, ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे IC की, और IC से अपन क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, IB कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें आप ये जो रिलेशन है ये यूज कर सकते हो, मतलब may use IC equal to beta IB and term it as IB2। इसको अपन क्या कह रहे हैं, IB1 कह रहे हैं, तो इसको क्या कहोगे आप, IB2 कहोगे। क्लियर है? ठीक है। तो फाइनल जो एक्सप्रेशन है, जो फाइनल जो रिजल्ट जो बताएगा, स्टेप 4, IB1 ग्रेटर देन इक्वल टू IB2। अगर ऐसा आ जाता है तब तो देन
ट्रांजिस्टर इज इन सैचुरेशन रीजन, लेकिन अगर ये रिजल्ट सेटिस्फाई नहीं होता है, इफ IB1 is less than IB2, then transistor is in ट्रांजिस्टर किस रीजन में हो जाएगा? एक्टिव रीजन में। तो देखो 4 स्टेप है, चारों स्टेप आपको याद रखनी है और सवाल आपका हो जाएगा। क्या करना है आपको? ये मान लेना है कि ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में है। अब अगर अपन ने मान लिया है कि ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन के अंदर है तो क्या हो जाएगा? आप सैचुरेशन वाला स्टैंडर्ड डेटा यूज कर सकते हो। VC सैचुरेशन 0.2 या फिर 0.3, VB सैचुरेशन 0.8 वोल्ट। लेकिन जब आप बेस इमिटर लूप सोल्व करो तो ये वाला रिलेशन यूज नहीं करना है, IC = बीटा AB। ठीक है, हाँ आप यूज कर सकते हो अगर इमिटर रेजिस्टेंस भी हो जाए तो। मान लो अगर कई बार सवाल के अंदर इमिटर रेजिस्टेंस भी दे देता है, कौन सा रेजिस्टेंस दे देता है? इमिटर रेजिस्टेंस, इमिटर वाला, उस केस में आप ये यूज कर सकते हो। यहां लिख देता हूं, यू मे यूज IC = बीटा IB इफ इमिटर रेजिस्टेंस इज प्रेजेंट। ठीक है, बस डिफरेंस रखना, इसका जो करंट आए बेस करंट उसको IB1 और जो इससे आए उसको IB2। ठीक है, अगर दोनों को आपने अलग अलग नहीं लिया, अलग अलग नहीं माना तो फिर ये कंडीशन कैसे पहुंचोगे? ध्यान है। चलो अब अपन एक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे मैं सर्किट बना लेता हूँ ऊपर। और आज देखो हमने क्या कि ये बोर्ड जो है चेंज वगैरह किया था, कल थोड़ी लाइटिंग चेंज की थी क्योंकि इस बोर्ड पे क्या होता है लाइट चमकती है ना, इसलिए थोड़ी लाइटिंग भी चेंज करनी पड़ी। और आज जो है आपको जो राइटिंग है ये विजिबल है या नहीं है, पहले से बेटर है या नहीं है, ये बताना आप। ठीक है, कुछ और कमी होती है तो हम इम्प्रूव करेंगे। अब एक क्वेश्चन करते हैं अपन। फाइव वोल्ट 50 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। ये 3 किलो ओम है जो कलेक्टर पे कनेक्टेड है। ये 10 वोल्ट है, बीटा 30 है। बीटा कितना दिया गया है? 30 और ये ग्राउंडेड। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन। और पूछा क्या है कि बताओ कि जो ये सर्किट है ट्रांजिस्टर का, ये एक्टिव रीजन में है या सैचुरेशन रीजन में, ये क्वेश्चन है। तो देखो आप कहोगे कि सर जो अपने KVL लगाते हैं, ये KVL तो क्या होती हैं? क्लोज लूप में लगती है। तो ध्यान रखना क्लोज लूप सर्किट को आप किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हो, ये सीख लो। DC एनालिसिस करेंगे तब भी अपन ये यूज करने वाले हैं। देखो ये 5 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है और ये भी 0 वोल्ट है। अगर 2 पॉइंट सेम वोल्टेज में, मतलब उनको आप एक ही जगह कनेक्टेड मान सकते हो। क्या मान सकते हो? एक ही जगह कनेक्टेड मान सकते हो। धीरे धीरे जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको फिर ऐसे दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। फिर आप समझ जाओगे कि हाँ एक्चुअली क्या हो रहा है। तो मतलब मैं इनको एक ही जगह कनेक्ट मान सकता हूँ ऐसे 0 वोल्ट से, है ना। हाँ ऐसे देखो, ये 3 किलो और ये 10 वोल्ट की बैटरी है। 10 वोल्ट की बैटरी का मतलब ऐसे ऐसे, और फिर ये पॉइंट वापस से, अगर ये 10 वोल्ट मान लूँ तो ये 0, 10 वोल्ट की बैटरी है ना, ये देखो 10 वोल्ट, तो ये टर्मिनल 0 और ये दोनों 0 के थे तो ये लो मैच हो गए। तो देखो ये अपना बेस था, ये अपना इमीटर है और ये अपना कलेक्टर है। 3 किलो ओम और 50 किलो ओम। तो ये वाला जो लूप बन गया ये तो बेस इमीटर लूप बन गया, और ये जो वाला लूप बन गया ये कलेक्टर इमीटर लूप बन गया। तो दो अलग अलग लूप हो गए। क्लियर है? सर्किट किस तरीके से लूप बन रहे हैं ये आपको समझ में आ गया। अब स्टेप लगाते जाओ। सैचुरेशन रीजन माना, ये डेटा यूज कर लेना, ठीक है। KVL यूज करो बेस इमीटर लूप में। अच्छा ये यूज नहीं करना है अगर आपके पास क्या नहीं है,
या फिर आप इस लाइन को एलिमिनेट ही कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, ज़रूरी नहीं है ये। बस ध्यान रखना, जो इससे IB1 आए और जो इससे IB1 आए उन दोनों को अलग अलग रखना है, इसको IB1 और इससे IB2। मतलब जो इस लूप से बेस करंट आएगा उसको IB1 और जो इससे आएगा उसको IB2। क्लियर है? चलो कैलकुलेट करते हैं। ये बैटरी कितने वोल्ट की है? 5 वोल्ट की। यहाँ करंट कौन सा होगा? बेस करंट IB। ये कौन सा करंट है? IE। ये कौन सा करंट है? IC। ठीक है, ठीक है। देखो अब KVL लगाने से पहले क्या करते हैं अपन, वापस पहले दूसरे लेक्चर में मैंने सिखाया था सर्किट थ्योरी के KVL कैसे लगाते हैं। पोलरिटी बनाओ, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, करंट अंदर जा रहा है तो ये वाला पॉजिटिव ये वाला नेगेटिव। VBE कल साइन कन्वेंशन बताया था, कल का मतलब जो भी लास्ट लेक्चर था अपना इलेक्ट्रॉनिक्स का। VBE तो बेस क्या होता है? हाई वोल्टेज भी होता है इमीटर से, क्योंकि NPN ट्रांजिस्टर है ये, ऐसे था ये ट्रांजिस्टर सर्किट में। ठीक है, ऐसे जब इस लूप में करोगे ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, करंट ऊपर से नीचे आ रहा है तो ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। ठीक है, और VCE तो आपका पॉजिटिव, जो भी अपन कर लेंगे। तो देखो पहले बेस इमीटर लूप में लगाता हूं मैं KVL इन बेस इमीटर लूप। 5 वोल्ट की बैटरी से स्टार्ट करते, पहले टर्मिनल आया माइनस तो -5, प्लस आया तो प्लस, कितना वोल्टेज हो जाएगा? IB इंटू रेजिस्टेंस कितना है? 50 किलो ओम। तो इसको किलो ओम में ही रहने दो क्योंकि करंट मिली एम्पियर में आ जाएगा, है ना, 10 की पावर 3 करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, प्लस VBE कौन सा? क्योंकि अपन ने सैचुरेशन रीजन में माना हुआ है तो सैचुरेशन वाला, इक्वल टू 0। तो IB इक्वल टू कितना आ जाएगा? यहाँ से 5 उधर जाएगा प्लस का, VBE माइनस का, VBE सैचुरेशन 0.8 डिवाइडेड बाई 50 कितना? मिली एम्पियर। मिली एम्पियर क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस किलो ओम में है। कौन सा लूप है? बेस मीटर लूप है। तो इस IB को क्या लिख दूं मैं? IB1। क्या लिख दूं? IB1। तो यहाँ से आपका IB1 आ जाएगा 4.2 डिवाइडेड बाई 50 मिली एम्पियर। इसको जब आप सॉल्व करोगे, आप कैलकुलेटर से कर लेना, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ भैया ना। ये आता है 84 माइक्रो एम्पियर। आप करना, मैच नहीं करे तो मुझे बताना, ठीक है? हो सकता है नहीं भी करे क्योंकि जो कैलकुलेशन है इसमें गड़बड़ हो सकती है, तो आप करना, ठीक है? IB1 आ गया। IB2 किससे निकालेंगे? इससे निकालेंगे अपन, ठीक है? तो देखो C के कंपेरिजन में E NPN में VC क्या होता है? पॉजिटिव। इसीलिए मैंने कहा था बेसिक वाला लेक्चर, ट्रांजिस्टर का जो पहला लेक्चर था वो भी देख लेना। VCE NPN ट्रांजिस्टर है, कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, मतलब VCE हायर पोटेंशियल पे होता है VE से। देखो कैसे होता है, ये सब मैंने बताया हुआ है वहां पे, ठीक है? तो अब इस लूप के जब आप बात करोगे तो ये तो रेजिस्टेंस के लिए हो गया, तो CE के लिए C पॉजिटिव पे और E नेगेटिव पे। तो जब मैं इसके लिए लगाता हूं KVL इन CE लूप, कैसे लगेगा? बैटरी से स्टार्ट कर दो, -10 प्लस करंट ऊपर IC इंटू रेजिस्टेंस कितना है? 3 किलो ओम। किलो ओम को ओम में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, करंट मिली एम्पियर में आ जाएगा, ठीक है? फिर प्लस VCE, VCE कौन सा? सैचुरेशन, इक्वल टू 0। तो IC इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10 माइनस VCE सैचुरेशन कितना? 0.2 डिवाइडेड बाई 3 मिली एम्पियर। तो यहाँ से जो IC है, ये IC आएगा आपका 9.8। अच्छा एक ही बात है, तो 9.8 डिवाइडेड बाई 3 मिली एम्पियर। उसके बाद देखो क्या यूज करना है, ये रिलेशन यूज करना है और यहाँ से अपने को IB2 निकालना है। तो IB2 कितना होगा? IC डिवाइडेड बाई बीटा, मतलब ये जो भी वैल्यू है इसमें किसका डिवाइड करना है? बीटा का भी। बीटा कितना? 30, ये मिली एम्पियर। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी भैया आपकी, अरे भाई नहीं है इसमें, सोल्व नहीं कर रखा बच्चों ने, बच्चे भी भाई, 9.8 डिवाइडेड बाई 90 मिली एम्पियर। ठीक है, चलो मैं कर लेता हूँ। IB2 9800 माइक्रो एम्पियर। मैंने क्या किया,
1000 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको तो हो गया 9800। 9.8 कितना बन गया 9800। और मिली एम्पियर क्या बन गया माइक्रो। अरे 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो भाग भी लगाना पड़ेगा, तो मिली क्या बन जाएगा माइक्रो एम्पियर। ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से आ जाएगा 9 1 9 0। ये आ गया आपका IB2 कितना आ गया 108.8 माइक्रो एम्पियर। IB1 कितना आया था IB1 देखो देखो IB1 84। तो IB1 बड़ा हुआ क्या नहीं हुआ, नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हो गया ट्रांजिस्टर किस रीजन में काम कर रहा है एक्टिव रीजन में। किस रीजन में काम कर रहा है एक्टिव रीजन में। ट्रांजिस्टर इज वर्किंग इन एक्टिव रीजन। कौन से रीजन में काम कर रहा है एक्टिव रीजन में काम कर रहा है, क्योंकि आपका IB2 बड़ा आ गया। IB2 बड़ा आ गया इसका मतलब एक्टिव रीजन। IB1 बड़ा आएगा मतलब सैचुरेशन रीजन। तो आपको जो स्टेप है और एक क्वेश्चन है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो आप बताना, मैं दोबारा बता दूंगा, ठीक है। अब मैं इसका जो सेकंड मेथड है कि आप किस तरीके से सोल्व कर सकते हो उसकी बात कर लेता हूँ, ठीक है। और सेम क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि मेथड बदलने से ये जो सर्किट है अपना ये अपना बिहेवियर बदल लेगा, ये नहीं बदलेगा भाई, है ना। चलो ये मिटा देता हूँ। तो देखो क्या टॉपिक है अपना, ट्रांजिस्टर का रीजन फाइंड आउट करना कि ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में है या सैचुरेशन रीजन में है। तो अपन इसकी बात करेंगे मेथड सेकंड की कि आप किस तरीके से कर सकते हो। तो स्टेप 1 लेट, और चलो सेकंड ये बताते हैं, यूज VBE एक्टिव equals to 0.7 volt in the analysis of बेस इमीटर लूप। कि जो आप बेस इमीटर लूप को जब सोल्व करो तो आप VBE एक्टिव कितना ले लो 0.7 वोल्ट ले लो, और यूज KVL टू फाइंड IC फाइंड आउट करो and termed it as IC एक्टिव। IC एक्टिव क्यों कह रहे हैं अपन, क्योंकि देखो अपन एक्टिव का डेटा यूज कर रहे हैं, ठीक है। स्टेप टू यूज VCE saturation इक्वल्स टू 0.2 और 0.3 वोल्ट, ठीक है। एंड किसके अंदर यूज करना है VCE मतलब इन CE लूप, कलेक्टर टू इमीटर लूप, एंड फाइंड IC एंड टर्म इट एज IC saturation। मतलब दो लूप है, एक लूप को एक्टिव का डेटा यूज कर लिया, एक लूप में सैचुरेशन का डेटा यूज कर लिया, ठीक है। इससे जो करंट आया उसको IC एक्टिव कह दिया, तो इससे जो करंट आया उसको मैंने IC सैचुरेशन कह दिया, ठीक है। अब देखो स्टेप 3 क्या कहता है। स्टेप 3 ये कहता है कि इफ IB एक्टिव is greater than IC saturation, then transistor will be in saturation region। कौन से रीजन में होगा
सैचुरेशन रीजन में। एंड इफ IB एक्टिव is less than IC saturation, then transistor is in active region। मतलब जो कम होगा, अगर एक्टिव का करंट कम है तो एक्टिव रीजन में है, और सैचुरेशन का करंट कम है तो सैचुरेशन रीजन में है। ये ज्यादा बेटर है पिछले वाले मेथड से। क्यों? इसमें पर्टिकुलर कर रहे हैं, एक को एक्टिव का डेटा यूज कर रहे हैं, एक्टिव का, दूसरे में सैचुरेशन का कर रहे हैं। अब जोन सा करंट कम आए उसी रीजन में ट्रांजिस्टर को है, उसी रीजन में ट्रांजिस्टर जो है वर्क कर रहा है। चलो करते हैं। ये रहा आपका, तो मैं डायरेक्ट यूज कर लेता हूँ, पहले कन्वेंशन दिया हुआ है मेरा, तो मैं क्या यूज करता हूँ, बेस इमिटर लूप सोल्व करता हूँ, बेस इमिटर लूप। तो देखो -5 प्लस IB इंटू RB, RB कितना है 50 किलो ओम, प्लस VBE एक्टिव कितना है 0.7 इक्वल टू 0। तो IB यहाँ से कितना आ जाएगा 5 माइनस 0.7 तो 4.3 डिवाइडेड बाई 5 50 मिली एम्पियर। IB आ गया। ठीक है, अपने को चाहिए IC, तो IC कितना हो जाएगा बीटा IB, मतलब 30 इंटू 4.3 डिवाइडेड बाई 50 मिली एम्पियर। किस लूप से आया है? बेस इमिटर लूप से आया है। कौन से डेटा यूज करने से आया है? VBE एक्टिव यूज करने से आया है। तो कौन सा IC है? IC एक्टिव है ये। कैलकुलेटर से वैल्यू इजीली कैलकुलेट आप कर सकते हो। ठीक है, मैं कर लेता हूँ। तो हो गया 9 and 12.9 डिवाइडेड बाई 5 मिली एम्पियर एंड 5 to the 10.558 मिली एम्पियर। ठीक है देखो अब, तो ये आ गया आपका IC एक्टिव 2.58 मिली एम्पियर आ गया। ठीक है, अब कॉमन इमीटर लूप सोल्व करो। कॉमन इमीटर लूप, तो देखो -10 प्लस IC IC कितना है नहीं पता, RC कितना है 3 किलो ओम। ठीक है, प्लस VCE, और VCE कौन सा? सैचुरेशन वाला, कितना है 0.2। तो IC कौन सा IC है? ये सैचुरेशन वाला है। 10 माइनस 0.2 डिवाइडेड बाई 3, मतलब हो गया ये 9.8 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 2 मिली एम्पियर। ये आ गया 3.26 मिली एम्पियर, और ये कितना आया 2.58 मिली एम्पियर। कौन सा कम है? कौन सा कम है बताओ? IC एक्टिव कम है। क्या कहा था मैंने? जो करंट कम होगा उसी रीजन में होगा। इसका मतलब IB एक्टिव क्या आया? कम आया IC सैचुरेशन से। इसका मतलब ट्रांजिस्टर किस रीजन में है? एक्टिव रीजन में काम कर रहा है। किस रीजन में काम कर रहा है? एक्टिव रीजन में काम कर रहा है। क्लियर है? पिछले वाले मेथड से किया था तो भी यही सॉल्यूशन आया था, यही आया था ना। तो ये हो गया मेथड 2। तीसरा मेथड बता देता हूं, तीसरा मेथड। ठीक है चलो, ये मिटा देता हूं मैं। ठीक है, देखो, हाँ तो भाई अपने 2 मेथड हो गए थे, अपन थर्ड मेथड की जो है बात करते हैं। मेथड 3। ठीक है, अब जो मेथड 3 है इसके पहले 2 स्टेप तो मेथड सेकंड जैसे ही हैं। स्टेप 1 क्या था? स्टेप 1 क्या था? यूज VBE एक्टिव इक्वल्स टू 0.7 वोल्ट and analysis KVL से एनालिसिस करना आपको इन बेस इमीटर लूप, यही बात था। और सेकंड स्टेप क्या था?
termed the obtained current from BE loop as active current, that is IC एक्टिव। जो आप यहाँ से करंट निकालोगे उसको क्या डिनोट करोगे, IC एक्टिव। और अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप क्या यूज़ कर सकते हो, IC इक्वल टू बीटा IB वाला रिलेशन भी यूज़ कर सकते हो। IC इक्वल टू बीटा IB वाला रिलेशन भी क्या कर सकते हो, यूज़ जो है आप कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, अब इसके आगे ये तो दोनों सेम हो गए। स्टेप 3 में क्या अलग हो जाता है, वहाँ पे स्टेप 3 क्या था, उसके बाद अपन कॉमन इमिटर लूप सोल्व करते थे। और कॉमन इमिटर लूप में अपन क्या लेते थे, VCE सैचुरेशन। क्या लेते थे, VCE सैचुरेशन। मतलब बेस इमिटर लूप को अपन एक्टिव मानते हैं और कलेक्टर इमिटर को अपन सैचुरेशन मानते हैं, और वहाँ से अपन निकालते थे IC सैचुरेशन। और फिर जो करंट छोटा होता था, अगर IC एक्टिव छोटा है तो सर्किट एक्टिव रीजन में है, अगर IC सैचुरेशन छोटा है तो सर्किट सैचुरेशन रीजन में है। ये वहाँ पे लास्ट स्टेप आती थी, लेकिन यहाँ पे अपनी स्टेप बदल गई है। यहाँ पे क्या निकालना है, फाइंड द कलेक्टर वोल्टेज, फाइंड द कलेक्टर वोल्टेज दैट इज VC। क्या निकालना है, VC। कलेक्टर के टर्मिनल पे कितना वोल्टेज है। तो देखो अपना जो नॉर्मल सर्किट होगा उसके अंदर ट्रांजिस्टर कुछ ऐसा होगा, ये RC है, ये RE हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना, शॉर्ट भी हो सकता है, RE की वैल्यू 0 भी हो सकती है। ऐसे यहाँ पे जो है बैटरी पावर सप्लाई होगी। इस तरीके से। तो ये जो बैटरी है जो कलेक्टर से जुड़ी हुई है, इसको VCC लिख देते हैं अपन। क्या लिख देते हैं, VCC, है ना, सप्लाई एट कलेक्टर, VCC। अच्छा, तो देखो VCC यहाँ पे है और इस पे कितना करंट आएगा, IC कलेक्टर करंट। तो यहाँ से कितना खर्च हो जाएगा, IC इंटू RC, ओम्स लॉ से I इंटू R, तो IC RC खर्च हो जाएगा। तो यहाँ इस टर्मिनल पे, कलेक्टर टर्मिनल पे VC कितना बचेगा, टोटल था VCC, कितना खर्च हो गया, माइनस IC RC। अच्छा, अब आप कहोगे सर VC तो निकाल लिया, अब क्या करें। अब ये जो VC की जो वैल्यू है ये डिसाइड करेगी कि जो ट्रांजिस्टर है ये एक्टिव रीजन में है या सैचुरेशन रीजन में है। तो कैसे डिसाइड करेगी, मान लो अब यहाँ से दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो VC आपका पॉजिटिव आ सकता है या फिर VC नेगेटिव आ सकता है, या तो पॉजिटिव आ सकता है या नेगेटिव आ सकता है। तो देखो ये एरो बाहर निकल रहा है, इसका मतलब ये NPN ट्रांजिस्टर है। कैसा ट्रांजिस्टर है, NPN। यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे N है, इसका मतलब N से पॉजिटिव जुड़ा हुआ है, मतलब यहाँ पे रिवर्स बायसिंग है। कौन सी बायसिंग है, रिवर्स बायसिंग। मतलब जो कलेक्टर इमीटर जो जंक्शन है, पूरा लिख देता हूँ मैं, कलेक्टर इमीटर जंक्शन इज रिवर्स्ड बायस्ड। लेकिन अगर ये नेगेटिव आ जाता है तो N से नेगेटिव जुड़ा हुआ है, इसका मतलब कलेक्टर इमीटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस। अब देखो मैंने पहले लेक्चर के अंदर टेबल बनवाई थी, एक्टिव रीजन में क्या होता है, बेस इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड और कलेक्टर इमीटर रिवर्स होता है। तो कलेक्टर इमीटर रिवर्स है मतलब एक्टिव रीजन हो गया, ट्रांजिस्टर कौन से रीजन में हो गया, एक्टिव में। अगर कलेक्टर इमीटर फॉरवर्ड है इसका मतलब ट्रांजिस्टर किस में हो गया, सैचुरेशन रीजन में। किस रीजन में हो गया, सैचुरेशन में। क्योंकि सैचुरेशन में क्या होता है, बेस इमीटर और कलेक्टर इमीटर दोनों ही फॉरवर्ड बायस्ड होते हैं। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। सपोज ये NPN ट्रांजिस्टर नहीं है और ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, PNP है। कौन सा है, PNP। उस केस में भी VC तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, VC तो आ जाएगा। उस केस में कैसे देखोगे, उस केस में क्या होगा, जब VC पॉजिटिव आएगा
तो जब VC पॉजिटिव होगा तो P पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो ये फॉरवर्ड हो गया। फॉरवर्ड हो गया मतलब सैचुरेशन। तो उस केस में अगर ये तो किसके लिए, NPN के लिए, तो PNP में पॉजिटिव आने पे क्या आ रहा है, सैचुरेशन। और अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव P से रिवर्स बायस होगा। तो रिवर्स बायस का मतलब एक्टिव, मतलब उल्टा हो गया। NPN में क्या आ रहा है, जब VC पॉजिटिव है तो एक्टिव है, और जब VC नेगेटिव है तो सैचुरेशन है। PNP के लिए जब VC नेगेटिव होगा तो क्या होगा, सैचुरेशन, और जब VC पॉजिटिव होगा तो एक्टिव, सॉरी VC पॉजिटिव होगा तो सैचुरेशन, और जब VC नेगेटिव होगा तो एक्टिव। क्लियर है? तो ये हो गया अपना थर्ड मेथड। अब सेम क्वेश्चन जो अपन करते आ रहे हैं वही क्वेश्चन मैं इस मेथड से भी आपको जो है करके बता देता हूँ। ठीक है, तो अपने उस क्वेश्चन में आर ही तो था, नहीं था ना। ये 5 वोल्ट था, ये 10 वोल्ट था, ये 50 किलो ओम है, और ये 3 किलो ओम है। यही बात थी, ठीक है, हो गया यहाँ तक। तो देखो अब पहले ये लूप सोल्व करेंगे, ये वाला। तो KVL लगाएं। KVL जिनको लगाना नहीं आता है वो सर्किट थ्योरी के लेक्चर देखो भाई। मैं कह रहा हूँ KCL और KVL आ गया तो सब कुछ आ गया, आगे आपको कुछ ज़रूरत नहीं है। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, IB ऐसे होता है ना, IB। पहला लेक्चर इसका भी देख लेना, बेसिक है, लेकिन वो बेसिक भी अगर आपको नहीं आता है तो आगे नहीं आएगा। और IC करंट ऐसे आता है। तो देखो ये करंट राइट टू लेफ्ट जा रहा है, तो करंट हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज पे। क्लियर है? यहाँ रेजिस्टेंस है नहीं, तो जो है अपने को पॉलिटी बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जंक्शन है, बेस मीटर जंक्शन। तो बेस मीटर जंक्शन में NPN है तो बेस पॉजिटिव होता है, बेस पॉजिटिव होता है, और इमीटर नेगेटिव। इसका मतलब बेस की वोल्टेज इमीटर के कंपेरिजन में ज़्यादा होती है। कैसे पता चला? देखो करंट किधर आ रहा है, इस तरफ आ रहा है ना, इमीटर से बाहर आ रहा है। इसका मतलब यहाँ हाई वोल्टेज है, यहाँ लो वोल्टेज है। और मैंने कन्वेंशन भी समझाया है बेसिक वाले इंट्रोडक्शन में ट्रांजिस्टर के, तो वो देखो आप। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं KVL लगाता हूँ, KVL इन BE लूप। तो देखो पहले नेगेटिव है, -5 प्लस करंट है IB, रेजिस्टेंस RB की वैल्यू कितनी, 50 किलो ओम। यहाँ पे आपको 10⁻³ लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? अगर सारे रेजिस्टेंस किलो ओम में है आपके सवाल में, तो ऑटोमेटिकली करंट मिली एम्पियर में आ जाएगा। आपको 10⁻³ 1000 लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर देखो माइनस आया तो मैंने पहले माइनस लगाया, फिर प्लस आया तो प्लस लगाया, फिर वापस से प्लस है तो प्लस VBE। और कौन सा यूज करना है, स्टेप 1 एक्टिव वाला, एक्टिव वाला, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, अब VB एक्टिव कितना होता है, 0.7 वोल्ट। तो यहाँ से देखो IB कितना आ जाएगा, 5 माइनस, ये 5 हो जाएगा प्लस, VBE माइनस का हो जाएगा 0.7 डिवाइडेड बाई 50, तो हो जाएगा 4.3 डिवाइडेड बाई 50 मिली एम्पियर, मिली एम्पियर। ठीक है, तो IB इक्वल्स टू, मैं क्या करता हूँ 4.3, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और 10⁻³ लिख लेता हूँ। तो कोई दिक्कत है? अरे एक ही तो बात है, 1000 इंटू 10⁻³ सेम ही चीज़ है। तो 10⁻³ और मिली, तो ये बन गया माइक्रो एम्पियर। और यहाँ से 10 से 10 ये हो गया 20। सो IB इज़ नथिंग बट 66 एंड 86 माइक्रो एम्पियर, 86 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, अच्छा अब ये IB आया है, कौन सा है, IB आया है, IB आया भैया ना, ये IB। IC कैसे निकालोगे, बीटा से। तो बीटा इसके लिए आपको सवाल में दिया गया है, जैसे इस क्वेश्चन में 50 है, तो IC कितना हो जाएगा, 50 इंटू 86। ठीक है, शायद मैंने पहले क्वेश्चन में 30 लिया था, ये इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, जितना क्वेश्चन में उतना आप यूज़ कर लेना, माइक्रो एम्पियर। तो
IC कितना हो जाएगा 4.3 मिली एम्पियर। अरे 50 से डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा ना यार। देखो IB को मैं 4.3/50 भी तो लिख सकता था, 86 माइक्रो एम्पियर की जगह इतनी मिली एम्पियर भी तो लिख सकता हूँ। तो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट ही कर देता हूँ मैं 4.3 मिली एम्पियर। ठीक है। अच्छा, और अगर बीटा आप, ये तो कब है जब बीटा 50 है, और बीटा अगर आप 30 लोगे तो कितना आ जाएगा IC इक्वल टू 30 इंटू 86 माइक्रो एम्पियर 125, सो 2.580 मिली एम्पियर अगर बीटा 30 लेते हो तो। ठीक है ना, दोनों में फ़र्क है भाई। ठीक है, तो आपका IC एक्टिव आ गए, IC एक्टिव है ये, और ये भी क्या है IC एक्टिव है। क्लियर। अब आपको क्या करना है, VC कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए VC कैलकुलेट करोगे तो VC इक्वल टू VCC कितना है 10 माइनस ICRC, IC कितना है 4.3, RC कितना है RC 3 किलो ओम, 3 किलो ओम। तो VC कितना हो गया 10 माइनस 3 3 ज़ा 9 एंड 4 3 ज़ा 12, 12.9। सो VC इज बेसिकली माइनस 2.9। और अगर बीटा 30 है तो उस केस में VC कितना आएगा 10 माइनस 3 इंटू 2.58, 10 माइनस 24 2 एंड 7.74। सो दिस इज नथिंग बट 2.26। तो यहाँ पे नेगेटिव आया और यहाँ पे पॉजिटिव आया है। इसका मतलब VC नेगेटिव आ गया, NPN ट्रांजिस्टर है। तो अगर ये लेते हो आप बीटा 50 लेते हो तब तो सैचुरेशन रीजन है, और अगर बीटा 30 होता है तो कितना है, कौन सा रीजन है, एक्टिव रीजन है ना। हाँ, अब ऐसा नहीं अपनी मर्जी से नहीं ले रहा हूँ मैं, क्वेश्चन में दिया जाएगा। जैसे मैंने पहला जो क्वेश्चन करवाया था सबसे पहला, उसमें मैंने 30 लिया था तो एक्टिव रीजन आया था ना एक्टिव रीजन। तो देखो यहाँ पे भी मैंने बीटा 30 लिया, तो इस मेथड से भी एक्टिव रीजन ही आ रहा है। 50 ले रहा हूँ तो सैचुरेशन। आप उसी क्वेश्चन को पहले मेथड से करना, इसी क्वेश्चन को बीटा 50 लेना और देखना सैचुरेशन आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आपके पास 3 मेथड हो गए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। मेरा जो सबसे ज़्यादा अच्छा मेथड मेरे को लगता है वो ये लगता है, ठीक है ना। और सेकंड मेथड भी ठीक है, क्योंकि सेकंड मेथड में भी अपने को श्योर होता है कि ये वाला अपने को किस में सोल्व करना है, एक्टिव रीजन में सोल्व करना है, और ये वाला सैचुरेशन में सोल्व करना है। थर्ड मेथड में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ इसको ही सोल्व करना है, इसको सोल्व ही नहीं करना है। ठीक है। और जो फर्स्ट मेथड है उसमें क्या मानते हैं अपन, जो ट्रांजिस्टर अपना पूरा जो सर्किट है इसको सैचुरेशन में मान के चलते हैं, और उसके बाद अपन निकालते हैं IB1 और IB2, और वो डिसाइड करती हैं कि जो है सैचुरेशन में होगा या नहीं होगा। तो वहाँ पे भी आपको जो है वैल्यू आई थी कि IB1 ग्रेटर देन इक्वल टू IB2 है तो सैचुरेशन होगा, अदरवाइज एक्टिव। तो आपको तीनों मेथड सीख लेने हैं, लेकिन आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो एक मेथड से ज़्यादा करनी है। ठीक है ना, क्योंकि किसी महापुरुष ने कहा है, आई डू नॉट रिमेंबर हिज नेम, that you don't need to practice 1000 kick for next 1000 days, you have to practice only one kick for the next 1000 days। क्या मतलब वो उसका, ये जो कराटे मास्टर वगैरह जो थे उनकी है ये कहावत कि आपको अगर एक्सपर्ट बनना है तो आप 1000 किक मारना मत सीखो, 1000 टेक्निक मत सीखो किक मारने की अगले 1000 दिन तक, बल्कि आप एक ही टेक्निक को अगले 1000 दिन तक प्रैक्टिस करो, देन यू विल बी मोर एफिशिएंट एंड मोर गुड इन दैट फील्ड। तो कहने का मतलब आप तीनों जो है नॉलेज आप रखो, लेकिन एक मेथड से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं। तीनों मेथड, ऐसा नहीं कि हर बार हर सवाल में तीनों मेथड घुसा रहे हो, सवाल होगा लेकिन एग्ज़ाम में आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो है ना कि कई बार ज़्यादा चीज़ें भी जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, है ना। स्पेशली इस टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे भी आपको बहुत कुछ संभालना पड़ता है, फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट, ट्विटर अकाउंट, अगर आप थोड़े से और बड़े लेवल के आगे हो तो ना, तो काफ़ी कुछ जो है काम होता है। तो कहने का मतलब ये है लिमिटेड चीज़ें सीखो, क्योंकि अपने को एग्ज़ाम क्रैक करना है। नॉलेज के लिए सीखना है तो रेफरेंस बुक पढ़ना स्टार्ट कर दो अभी से। क्लियर है। तो ये अपने हो गए तीनों मेथड। ठीक है, अपन कुछ और क्वेश्चंस जो है कर लेते हैं। ये मैं मिटा लेता हूँ। और जो क्लासिकल मैकेनिक्स का अंकित सर ने जो टेस्ट बनाया था
वो जो एडमिन पैनल में है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। हमने ऑनलाइन पोर्टल जो है बनवा लिया है, तो कल सुबह जो है वो फिक्स हो जाएगी। उसके बाद क्योंकि पेपर तो बन गया है लेकिन उसको अपलोड करना है हमें एडमिन पैनल से, तो कल शाम तक शायद वो टेस्ट जो है एक्टिव हो जाएगा। और जैसे ही वो टेस्ट जो है एक्टिव हो जाता है उसके बाद मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का जितना भी पढ़ा दिया है उसकी कंप्लीट असाइनमेंट बनाऊंगा और उस पर अपलोड कर दूंगा। ठीक है ना, आपको वहाँ पे पर्टिकुलर टाइम मिलेगा, टाइम फिक्स होगा, मार्किंग होगी और तुरंत आपको रिजल्ट मिलेगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। और एक जो मैंने 3 टॉपिक्स पढ़ाए हैं मॉडर्न फिजिक्स के, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कॉम्प्लान इफेक्ट एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उस पर भी जो है बनाएंगे। ठीक है, मतलब अपना जो काम है कंटिन्यू स्टार्ट हो गया है और बोर्ड अपन ने चेंज कर ही दिया है। फिर भी अगर आपको कोई सजेशन देना चाहो तो आप दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। सेवन किलो ओम, 0.5 किलो ओम, 3 किलो ओम। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इमीटर रेजिस्टेंस भी आ गया है ना, और ये 10 वोल्ट है। बीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, बीटा डिफाइन नहीं कर रखा, बीटा 100 है ना। बीटा कितना दिया गया है, बीटा की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, 100 दी गई है। और आपसे पूछा गया है कि ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में है या सेचुरेशन रीजन में है। तो देखो क्लियर सी बात है, ये सेम पॉइंट है, सेम रेफरेंस पॉइंट है, सो आई कैन कनेक्ट both these two, and this is 10 volt battery, this can be draw like this is 10 volt। क्लियर है। अब आपको आगे आगे ऐसे बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एग्जाम में थोड़ी बना के देखोगे, एग्जाम में आपको पता चल जाएगा ये क्लोज लूप है, ये क्लोज लूप है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अच्छा ये 5 वोल्ट बैटरी है, तो बताओ कौन से मेथड से करूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बताओ। चलो सेकंड से कर लेते हैं। ठीक है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, क्योंकि आई बी करंट है। अच्छा, बेस मीटर के लिए वी बी ई पॉजिटिव होगा। ठीक है, और इमीटर करंट बाहर आ रहा है, देखो ऊपर से नीचे, मतलब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, या नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। और जब आप किसकी बात करोगे, वी सी ई की बात करोगे, वी सी ई की, सी और ई के बीच की बात करोगे, तो देखो करंट यूँ आ रहा है, ये आई सी होता है, ये आई सी होता है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो सी क्या है, पॉजिटिव पे है, और इमीटर क्या है, नेगेटिव पे है। ये पॉजिटिव नेगेटिव किससे लगाए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज से, है ना। कलेक्टर हाई वोल्टेज पे, मीटर के कंपैरिजन में, इसलिए इसको प्लस और इसको माइनस। क्लियर है, चलो ठीक है, नोटेशन अपने हो गए हैं। तो मैं स्टेप 1 लगाता हूँ। स्टेप 1 क्या कहती है कि आप इसको एक्टिव रीजन में मान लो। ठीक है, और वी की जो वैल्यू है वो एक्टिव की जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो यूज़ कर लो। तो देखो -5 यहाँ से स्टार्ट किया, फिर यहाँ गया, तो प्लस कितना करंट है, आई बी इंटू रेजिस्टेंस 7। यू डोंट नीड टू मल्टीप्लाई with 1000 because all the resistances are in kilo ohm। okay, so current will be in milliampere। यहाँ आ गई, यहाँ पे आ गई कौन, ये बेस है, ये इमीटर है, तो VBE और कैसा आएगा, प्लस का आएगा, VBE प्लस। यहाँ आ गए, अब इसमें से कौन सा करंट फ्लो होता है, IE, इमीटर करंट, तो IE इंटू RE इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ गया IB 7IB प्लस IE को मैं क्या लिख सकता हूँ, IB प्लस IC इंटू RE, और यहाँ से 5 इधर आएगा तो प्लस का, और ये कौन सा है, VBE एक्टिव है ना, तो VBE एक्टिव कितना होता है 0.7, तो मतलब ये कितना हो गया 4.3। अब IC इक्वल टू कितना होता है, IC इक्वल टू कितना होता है, बीटा ए बी होता है। अब अगर बीटा ए बी होता है, इसका मतलब 7IB प्लस
आई बी प्लस 100 आई बी। 100 क्यों? क्योंकि देखो बीटा कितना है, 100 है। आर ई इक्वल्स टू 4.3, तो यहाँ से 7 आई बी और ये 101 मीन्स 108 आई बी। और आर ई कितना है, 0.5 किलो ओम है। 0.5 किलो लगाने की जरूरत है क्या? नहीं, क्यों? करंट अपन मिली एम्पियर में मान लेंगे। 0.5 का मतलब 54 हो जाएगा, तो 4.3 डिवाइडेड बाई 54 मिली एम्पियर। क्लियर है? ठीक है, ये हो गया आपका। तो ये आ गया आपका आई बी। और ये आई बी कौन सा है? आई बी जो है इसको ऐसे ही निकालेंगे अपन, क्योंकि ये आई बी एक्टिव आया है, क्योंकि अपन ने इसको एक्टिव रीजन में माना है। तो ये कितना हो गया, आई सी एक्टिव कितना आ गया, आई सी एक्टिव कितना आ गया, 100 इंटू 4.3 डिवाइडेड बाई 54 मिली एम्पियर। काइंडली वेट फॉर अ मिनट। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये वैल्यू हो जाएगी 43 एंड 0 100 430 डिवाइडेड बाई 54 मिली एम्पियर। ये क्या आ गया आपका, आईसी एक्टिव आ गया भाई। ठीक है, कैलकुलेटर से अपन जो है कंप्लीट कैलकुलेट कर लेंगे अगर अपने को लगेगा कि अपने को ज़रूरत है तो। ठीक है, अब इधर से इसको कैसे रीजन में मान लें, सैचुरेशन रीजन में, सैचुरेशन। ठीक है, तो अब मैं स्टेप सेकंड सोल्व कर रहा हूँ। कौन सा लूप सोल्व कर रहा हूँ, कॉमन इमीटर लूप सोल्व कर रहा हूँ। तो कहाँ से स्टार्ट करूँ, बैटरी से, -10 प्लस आई सी इंटू आर सी। आर सी कितना है, 3 किलो ओम। ये आई सी सेचुरेशन है, ये आई सी एक्टिव था, ये आई बी एक्टिव है, आई सी एक्टिव है, यहाँ पे आई सी सेचुरेशन है। आई सी इंटू 3 प्लस वी सी ई, क्योंकि देखो सी पॉजिटिव पे ई नेगेटिव पे, एंड अगेन दिस इज पॉजिटिव कम्स फर्स्ट, सो आई ई इंटू आर ई इक्वल्स टू 0. So here we get 3IC plus IE, RE कितना है 0.5 इक्वल्स टू -10, इधर आएगा तो प्लस का 10, और ये VC कौन सा आएगा, सेचुरेशन, मतलब 0.2। तो ये हो गया 3IC प्लस IE क्या होता है, IB प्लस IC, लेकिन IB की जो वैल्यू होती है वो IC से बहुत कम होती है, तो मैं IE को ऑलमोस्ट क्या लिख लेता हूँ, IC ही लिख लेता हूँ, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता इससे। लेकिन IC सेचुरेशन वाला ही है ना, ये ध्यान रखना। तो IC इंटू 0.5 इक्वल्स टू 9.8। तो ये हो गया 3.5 IC इक्वल्स टू 9.8 मिली एम्पियर, क्योंकि सारे रेजिस्टेंस किस में थे, किलो ओम में थे। तो यहाँ से IC कितना आ जाएगा, 9.8 डिवाइडेड बाई 3.5 मिली एम्पियर, और you can write IC, this one is saturation, IC saturation 98 divided by 35 मिली एम्पियर। तो ट्रांजिस्टर किस रीजन में जाता है, जो करंट छोटा होता है। अगर IC एक्टिव छोटा हुआ तो एक्टिव रीजन, IC सैचुरेशन छोटा हुआ तो IC सैचुरेशन। तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, डिवाइड। ठीक है, चलो मैं कर लेता हूँ। 7
7.9 milliampere, and here you will get 98 divided by 35 means 2 point something, आप एक्सेप्ट कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। तो देखो कौन कम आया, आईसी सैचुरेशन कम आया। तो ये जो ट्रांजिस्टर है ये किस रीजन में है, सैचुरेशन रीजन में है। किस रीजन में है, सैचुरेशन रीजन में है। क्लियर है, ये ध्यान रखना, मैंने आई ई इक्वल्स टू ऑलमोस्ट आई सी यूज़ कर लिया, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। अगर आप नहीं भी करना चाहते हो, एग्जैक्ट करना चाहते हो, तो क्या करना है आपको, 3 आई सी की जगह कितना लिख देना, बीटा आई बी, तो ये हो गया 100 आई बी, प्लस आई ई को कितना लिखोगे, आई बी प्लस आई सी, आई बी प्लस आई सी का मतलब 100 आई बी इंटू आर ई इक्वल्स टू 9.8, यही बात है। तो यहाँ से आई बी निकालना, फिर आई बी को 100 से मल्टीप्लाई करना, तो आई सी सैचुरेशन आ जाएगा। लेकिन इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि देखो 100 आई बी है, ये सिर्फ आई बी है, तो जुड़ के कितना होगा, ज़्यादा फर्क नहीं लाएगा। तो आप ऑलमोस्ट रिजल्ट भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे कम कौन आया, आई सी सैचुरेशन, इसका मतलब किस रीजन में है, सैचुरेशन रीजन में है। क्लियर है। आपको मैं क्वेश्चन जो है आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन आपको करना है, और इसके जो आंसर हैं कि ये एक्टिव रीजन में है, ट्रांजिस्टर में है या सैचुरेशन रीजन में है, ये आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे मैं सर्किट बना देता हूँ। this time this one is equals to 10 volt, टू 70 किलो ओम, 1 kilo ohm, and this is also of 1 kilo ohm, and the power supply is of 10 volt, ठीक है। and the value of beta is nothing but 100, ओके। कितना है, 100, कन्वीनियंटली 100 आपको मल्टीप्लाई करने में भी इजी रहेगा। तो आपको पता लगाना है कि जो ट्रांजिस्टर है ये अपना, ये भैया एक्टिव रीजन में है या सैचुरेशन रीजन में है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आगे कल करते हैं। स्टे सेफ, टेक केयर।